नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर शुरुआत करेंगे कि 7 साल पहले 2016 में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में एक जंग शुरू हुई थी। शिवपाल यादव चाहते थे कि मुख्तार अंसारी की पार्टी को मिला लिया जाए समाजवादी पार्टी के अंदर, और उस वक्त अखिलेश ने खुलेआम इसकी मुखालफत की थी, इसका विरोध किया था, और नतीजा ये हुआ कि दोनों के चाचा भतीजा दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब 7 साल बाद फिर एक बार चाचा भतीजा साथ हैं, पुरजोर तरीके से साथ हैं, लेकिन वही अंसारी साथ के इस सफ़र में एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो गया। वही अंसारी परिवार दरअसल एक फंक्शन में शिवपाल यादव से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई जो कि बीएसपी से सांसद हैं, उन्हें लेकर एक सवाल पूछा गया कि क्या वो अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई आपत्ति होगी। तो शिवपाल यादव ने साफ कहा कि पुराने सपाइयों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसे एक संकेत माना जा रहा है कि ये खुला ऑफर है अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी में आने देने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब अखिलेश यादव को अंसारी परिवार मंजूर है? क्या वो मुसलमान वोट जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मुश्त अखिलेश यादव की पार्टी को, उनके गठबंधन को वोट दिया, उसे बांधे रखने के लिए, उसे साथ रखने के लिए तमाम तरह के तरीके, तमाम तरह के तीर अखिलेश यादव चलाने को तैयार हैं? जिस नेता के वो बिल्कुल खिलाफ थे, क्या अब उसके परिवार से उन्हें कोई गुरेज नहीं है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सैयद कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कबूल अहमद वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। मेरे साथ अमीश राय भी जुड़ेंगे जो कि यूपी-तक.in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। मैं अपने मेहमानों से पहला सवाल लूँ, उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूँ शिवपाल यादव का वो बयान जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई है। सुनिए। देखिए, हमारे सभी दरबारी जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं हमारी पार्टी नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल, अफजाल के लिए। तो आपने सुना कि शिवपाल यादव साफ कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे पुराने सपाइयों के लिए खुले हुए हैं। मैं पहले एक कबूल अहमद आपके पास आना चाहता हूं। क्या इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या मतलब अब जिसे कहते हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर, जीत के लिए, वोट के लिए अखिलेश यादव सब कुछ करेंगे? दिख ही रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह की 2017 के चुनाव से पहले जिस तरह की वो राजनीति करना चाहते थे, वो राजनीति करके अखिलेश यादव देख चुके हैं कि उसका राजनीतिक हश्र क्या हुआ है। तो अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से अपने पार्टी को बनाए रखने के लिए, अपने पार्टी के वजूद को बनाए रखने के लिए और समाजवादी पार्टी की जीत के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो तमाम जो कवायद हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो अपने चाचा शिवपाल यादव को लाने का सवाल रहा हो या स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कास्ट पॉलिटिक्स या अति पिछड़े वोटों को साधने की बात रही हो, या फिर अब ऐसे नेताओं को जो वाकई अपने दम पे चुनाव जीतने की मादा रखते हैं, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उन तमाम लोगों को लेकर अब वो किसी तरह का कोई उनको गुरेज परहेज नहीं है। अब वो हर तरह की लोगों को लेना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि अफजाल अंसारी, यही अफजाल अंसारी का परिवार था, मुख्तार अंसारी का परिवार था, जिसके पार्टी के विलय कराने पे जो है अखिलेश यादव इतना ज्यादा विद्रोह अपना लिए थे, इतना कड़ा रुख अपना लिया था कि उन्होंने अपने चाचा को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया था। यही वो मुद्दा था मुख्तार अंसारी का परिवार, जिसको लेके खासतौर से अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच में जो तलवारें खींची थी, वो इन्हीं की बातों को लेके वो सवाई जो है वो सार्वजनिक पटल पे बात आ गई थी। उससे पहले वो भले ही उनके अंदर तमाम चीजें दबी रही हों, लेकिन यही परिवार था। लेकिन आज 7 साल के बाद जब अखिलेश यादव को तमाम ठोकरें लगी तो उन्हें लगा कि अब ऐसा नहीं है। और अफजाल को शामिल करने की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है वो 2022 के चुनाव में ही जो है समाजवादी पार्टी में
औपचारिक रूप से भले ही नहीं, अनौपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़े हैं। क्योंकि जिस दिन मायावती ने ये बात कह दिया था कि अब जो है वो बसपा से कभी भी मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगी, और मुझे लगता है 2022 के चुनाव में ये चीज दिखी भी थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था जब मुख्तार अंसारी पे तमाम कवायद हुई थी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही अफजल अंसारी ने अपनी लाइन लेंथ सब बदल दी है, और वो जिस पार्टी में, हालांकि एक चीज बड़ी दिलचस्प रही है मुख्तार अंसारी परिवार में कि मुख्तार अंसारी बसपा में हुआ करते थे और अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। अफजल अंसारी की आप राजनीति देखेंगे तो अफजल अंसारी ऐसे परिवार से आते हैं जो खासतौर से मुख्तार अंसारी जो उनके नाना थे, उनका देश की आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान था, एक बड़ा संभ्रांत परिवार था, और खासतौर से उस इलाके में उनके यहाँ से मुख्तार अंसारी को अगर उस पैरक से हटा दिया जाए तो वो परिवार वाकई उस इलाके में और देश के उसमें बड़ा सम्मानित माना जाता है। उनके नाम से, मुख्तार अंसारी के नाम से जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी में एक ऑडिटोरियम है, और इस वजह से, और कम्युनिस्ट राजनीति में अफजल अंसारी की सियासत जो हुई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू हुई है। वो लगातार 5 बार एमएलए रहे, फिर 2 बार सांसद रहे। तो और ये समझ लीजिए कि गाजीपुर, मऊ और ये जो पूरा बेल्ट है इसमें मुख्तार अंसारी के परिवार का अच्छा खासा रसूख है, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो मुझे लगता है उसी को कैश कराने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर उस इलाके से अलग हुए हैं, ऐसे में अगर अफजल अंसारी का परिवार या मुख्तार अंसारी का परिवार भी उनसे चिरक जाता है तो गाजी, मऊपुर ऐसी जगह पे समाजवादी पार्टी को अपने को बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। अब इसीलिए शिवपाल यादव, जो अपने शिवपाल यादव तमाम उन नेताओं को, जिस तरह की वो राजनीति शिवपाल यादव करते थे उसमें वो तमाम लोग उनके करीब रहा करते थे, और पूर्वांचल की सियासत में मुझे लगता है उन सबको वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे बाहुबली हो या धनबली हो, या फिर वो अपने एक जो पावर वाली जो पॉलिटिक्स होती है उस तरह के लोगों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। मुझे लगता है उसी के तहत वो बलिया गए थे, और बलिया में जब अंबिका चौधरी जी के यहाँ शादी में, तो वहां जब उनसे पूछा गया तो निश्चित तौर पे, क्योंकि बलिया भी उसी इलाके में आते हैं जहां मुख्तार अंसारी परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ तक कि अफजल अंसारी 2014 का चुनाव गाजीपुर के बजाय जो है वो बलिया से ही लड़े थे। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे थे, अपनी पार्टी से लड़े थे, लेकिन वो करीब 1,15,000 या 16,000 वोट जो है वहां से हासिल करने में सफल रहे थे। तो मुझे लगता है उन सब तमाम समीकरणों को देखते हुए अब जो है शिवपाल यादव इसी तरह की कवायद में जुटे हैं कि वो उन तमाम नेताओं को लाने के लिए, इसीलिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो समाजवादी पार्टी के लोग थे पुराने, उनका जो है पार्टी में स्वागत है। और इस बात का कहीं ना कहीं मुझे लगता है अखिलेश यादव ने हरी झंडी दी होगी, तभी जो है शिवपाल यादव ने अब इस बार इतना बड़ा कदम उठाया है और सार्वजनिक रूप से ये बात कही है। लेकिन अब बात यह है कि क्या वो अफजल अंसारी के परिवार को तो ले रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे जो बाहुबली जिनसे जो है, खास तौर से अखिलेश यादव ने कभी पत्राज किया था, चाहे वो डीपी यादव हो जो शिवपाल यादव के बुरे दौर में अभी खड़े थे, या फिर अतीक अहमद का परिवार है, इन सब के लिए भी क्या शिवपाल उसी तरह कोशिश करेंगे? ये जी कुछ लोगों का कहना है कि मायावती ने जिस तरीके से पिछले दिनों मुस्लिम नेताओं को, अतीक अहमद हो या फिर दूसरे नेताओं को अपने साथ, इमरान मसूद हो, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, और दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव को जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मुश्त वोट दिया था उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है, उसी को निपटने के लिए ये रणनीति अखिलेश यादव की है। आपको क्या लगता है कि 7 साल पहले जिसे लेकर एकदम विरोध का झंडा गाड़ दिया था, अब उस परिवार को साथ लेकर ये रणनीति है या फिर मजबूरी है? नहीं नीरज जी, ये मजबूरी है, क्योंकि नई सपा में अफजल अंसारी के लिए जगह नहीं, मुख्तार अंसारी के लिए जगह नहीं, हद यह है कि अब्बास अंसारी के लिए जगह नहीं, उनको गठबंधन से लड़ा के लाया जाता है। लेकिन अब जो नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, उसकी जगह पे सपा जो है वो नई सपा नहीं है, क्योंकि उसमें शिवपाल भी नहीं होते हैं, उसमें ये सारे लोग नहीं होते हैं। अब जो सपा है वो मुलायम सिंह की सपा बनाने का प्रयास है, जिसमें शिवपाल यादव भी हैं, और उसके अलावा तमाम लोग जो हैं पुराने, उनको लाया भी जा रहा है, उनको कमेटियों में भी रखा जा रहा है, चाहे गोप हो, चाहे आप देखिए कि उनका दूसरे लोग हों।
मुझे लगता है कि यही एक अफजल अंसारी नहीं, बस मुझे थोड़ी सी शंका और थोड़ा सा मुझे जो शक पैदा होता है वो उस जवाब पे होता है नीरज जी। जो जवाब जो है शिवपाल यादव का है, जब उनसे सवाल किया गया था उन्होंने कहा था कि चाहे अफजल अंसारी ही क्यों ना हो, तो अब क्यों ना हो जो है इसके पीछे बहुत कुछ है। सिर्फ अफजल अंसारी क्यों, बसपा के जितने सांसद हैं वो चाहे क्या कहते हैं हाजी फजल रहमान कुरैशी हो, चाहे आपके कुंवर दानिश अली हो, चाहे आपके ये जो 10 में से 8 सांसद तो ऐसे हैं कि जिनके लिए जिनको अपने अपनी रास्ता तलाश करना है और समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही होगी कि उन लोगों को अपने साथ लाया जा सके। लेकिन मुख्तार अंसारी का, जैसा कि कबूल भाई कह रहे थे, उन लोगों का उस क्षेत्र में जो प्रभाव है, अफजल अंसारी एक स्टैब्लिश लीडर हैं। अफजल अंसारी के 2022 में दोनों भतीजे विधानसभा लड़ रहे थे, एक सपा से लड़ रहा था, एक क्या कहते हैं सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ रहा था, सुभाषपा से लड़ रहा था। ऐसे में इन लोगों का समर्थन पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ था। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इस 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन में अफजल अंसारी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया गाजीपुर में, उसने बड़ा लंबा चौड़ा जन्मदिन मनाया मायावती का, उसमें भाषण भी बड़े अच्छे अच्छे दिए। और वो आप म्यूट हो गए हैं कासिम सर, आप म्यूट हो गए। तो ये चीज है, कोई शक नहीं कि पूर्वांचल में इस परिवार को लाना, नई सपा से अखिलेश यादव की जो दूरी है, पुरानी सपा की तरफ अखिलेश यादव के जो कदम है, देखिए उत्तर प्रदेश में इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अखिलेश यादव अकेले इस मैदान में विपक्ष के खिलाड़ी हैं। अगर अपनी सियासी बसीरत, जिसको उर्दू में लफ्ज कहते हैं दूरंदेशी, जिसको कहते हैं ना, तो आपको बसीरत या दूरंदेशी के लफ्जों को माने बताने की जरूरत नहीं है। अगर सियासी सूझबूझ और समझ का परिचय दें तो अखिलेश यादव उस जगह पे आ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ने के लिए उनके पास बहुत कुछ हो। चूंकि 2022 में जिस तरह से मुसलमानों ने उनको वोट किया था, उसके बाद मुसलमानों ने इस पे चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि हमने 4 बार अखिलेश यादव को वोट दिया लेकिन भाजपा को नहीं हरा पा रहे। और उसी बीच में जैसा आपने कहा कि मायावती ने, इमरान मसूद हैं और की पत्नी है, और भी तमाम लोग, बर्क का बयान, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके टच में हैं। तो इससे भी थोड़ा सा अखिलेश यादव को लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुसलमान अब फुटकर नहीं जाएगा, जहां जाएगा एक साथ जाएगा। वो कांग्रेस भी हो सकती है, कांग्रेस का अलायंस भी हो सकता है। ऐसे में इस तरह के जो लोग हैं अफजल अंसारी के साथ, एक तो वो लीडर ही है, लेकिन इस वक्त तो अंसारी परिवार के साथ सिंपैथी भी बहुत ज्यादा है कि मुख्तार के साथ साथ अब्बास, उमर, अब्बास की पत्नी, अगर सब पे मुकदमे, अभी आज जो हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिली है, उनके मऊ का घर भी गिराने के आदेश हो चुके हैं। तो ये सारी चीज कोर्ट से हुआ है, कोर्ट ने कहा है, लेकिन सिंपैथी गेन कर रहे हैं। और एक चीज और है नीरज जी कि ये परिवार जो है ये मुस्लिम वोटों का परिवार नहीं, इनके साथ कमजोर तबके के मतदाता बहुत ज्यादा हैं और वो उनके समर्थक वर्ग में हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये जो प्रयास है, ये प्रयास अगर सफल होता है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जैसा कि कबूल भाई कह रहे थे, इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी अच्छा करने की पोजीशन में आ सकती है। लेकिन बात वही है कि क्या अखिलेश यादव उसी तरह से जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक दिया, अब उसी कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने यह भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो इस मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे रामचरितमानस के। तो ये भी एक मुद्दा है कि जिस मुद्दे को लेकर वो बढ़ रहे थे उसके लिए भी शिवपाल यादव ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा। तो मुद्दों पर रुकना, टिके रहना, बने रहना, ये अखिलेश यादव में, अगर अखिलेश यादव में ये तब्दीली आ गई है तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा। और अगर वो तब्दीली नहीं आती है और मंडल के साथ कमंडल अगर खेलने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है फिर कोई कार्ड, कोई अफजल अंसारी, कोई मुख्तार अंसारी, कोई शेरवानी, फिर वो काम नहीं करेगी। नीरज जी, कासिम सर, जो आप बात कह रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं देवेंद्र यादव, वो भी इससे आपसे इत्तेफाक रखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कमेंट किया है कि नई सपा के पर्चे छीने जाने लगे तो पर्चा बचाने के लिए पुरानी सपा जरूरी हो गई है। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो अपनी राय तो इस कार्यक्रम में जाहिर करें ही, और साथ साथ सवाल भी पूछे ताकि हम अपने दोनों गेस्ट से उनके जवाब ले सके और समाजवादी पार्टी की जो नई सियासत है उस पर थोड़ा एक तस्वीर साफ हो सके। मैं कबूल भाई आपसे सवाल लूं उससे पहले, चूंकि हम लोग यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। यूट्यूब पर हमने दर्शकों से पोल पूछ रखा है कि क्या सपा में अंसारी की वापसी करा पाएंगे शिवपाल। तो इसका जवाब हाँ या ना में आपको देना है। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि नीरज जी जब इस डिबेट को क्लोज करेंगे तो वो इस पोल का नतीजा बताएंगे, तो ये भी अपील है कि दर्शक अधिक से अधिक वो पोल में हिस्सा ले।
कुबल भाई, मुझे याद आता है अच्छे तरीके से कि 2016 में जब शिवपाल यादव अलग हुए थे, या अलग होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो इमीडिएट इफेक्ट, जो इमीडिएट वजह आई थी वो मुख्तार अंसारी को शामिल कराने वाली कही जा रही थी कि शिवपाल चाहते थे कि अंसारी परिवार जो है वो सपा का हिस्सा बन जाए, कौमी एकता दल का वो विलय कराना चाहते थे। और तब अखिलेश यादव ये छवि बनाने में लगे हुए थे कि उनकी पार्टी पर जो एक बाहुबली की पार्टी होने का, गुंडों की पार्टी होने का कथित तौर पर जो विपक्ष उस समय का आरोप लगाता था, तो अखिलेश उस छवि से निकलने की कवायद मुझे लगता है कि 2012 के बाद से कर रहे थे। आज फिर देखिए समय का चक्र घूमा है, और आज जब शिवपाल यादव अपने पुराने तेवर में फिर से धीरे धीरे सपा में वापसी कर रहे हैं, तो फिर से एक बार वो अंसारी परिवार को इंडक्ट करने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में, अगर हम 17 से अधिक 6 साल अब तो हो गए, अगर हम 17 से काउंट करें, तो इन 6 सालों में ऐसा क्या बीता, ऐसा क्या बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि अखिलेश यादव ये सुन के भी, हालांकि अखिलेश यादव ने शिवतुल्ला अंसारी के लड़के को टिकट दिया, ये अंसारी परिवार का एक हिस्सा तो उनके साथ है ही ऑलरेडी, तो ऐसा क्या बदलाव आया कि अखिलेश जो दूरी बनाकर चलते थे अंसारी परिवार से या डीपी यादव जैसे शख्सियत से, हो सकता है कल के डेट में डीपी यादव भी क्लोज नजर आने लगे, तो ऐसा ऐसा आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ गया उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश को अपनी सियासत बदलनी पड़ रही है? देखिए, दरअसल अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बन के आए और 5 साल, खासतौर से जब उनके नेतृत्व में 2017 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले शिवपाल यादव को विलय कराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्होंने विलय करा दिया था जी, बाकायदा, वो विलय करा दिया था। और क्योंकि मुख्तार अंसारी उस समय भी जेल में थे, तो उस समय अब्बास अंसारी ही आए थे। लेकिन अखिलेश यादव दरअसल उस वक्त जिस राजनीतिक खुमारी में थे और अपनी जो इमेज थी, क्लीन इमेज छवि की जो थी उनकी, क्योंकि अखिलेश यादव एक युवा थे, एक नई तरीके की राजनीति कर रहे थे, उनको लगा कि जो जिस तरह की हम राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह की राजनीति को उत्तर प्रदेश में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन वो भूल गए थे, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ी है, वो अखिलेश यादव उसको भूल गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जो छवि थी उसमें, चाहे डीपी यादव हो या अतीक अहमद हो या फिर अफजाल अंसारी हो, तमाम लोगों से, यहाँ तक कि विजय मिश्रा हो, इन तमाम लोगों से उन्होंने बाकायदा किनारा कर लिया था। जबकि ये नेता ऐसे थे जो अपने दम पे जीतने की क्षमता रखते थे, जीत के आने वाली क्षमता रखते थे। ऐसे समय में जब एक तरह से कहा जाए तो अंसारी परिवार को बेइज्जत कर दिया था अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुझे याद है कि जब अफजाल अंसारी की पार्टी का विलय हुआ था तो उस मंच पे मुलायम सिंह यादव भी थे, शिवपाल यादव के साथ थे, और उसी के बाद उन्होंने उस करके एकदम साफ डिनाई किया, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हुए करते, या शिवपाल थे, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का एक्शन लिया और जिस तरह के तेवर में आए थे, उसका भी एक संदेश गया कि अखिलेश यादव बहुत अपनी छवि को लेके, और खासतौर से जो दागी छवि है, हालांकि उसमें अफजाल अंसारी का कोई ऐसा अतीत नहीं रहा खुद का पर्सनल, उनके मुख्तार अंसारी की वजह से ही अतीक अहमद, ये अफजाल अंसारी से दूरी बनाई गई। लेकिन पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में जिस क्लीन इमेज के सहारे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके चुनाव लड़ा, उसका अंजाम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरी हार हारी। इतनी बुरी हार कभी नहीं हारी थी उत्तर प्रदेश में, और महज 47 सीटों पर सिमट गई। तब मुझे लगता है पहला झटका ठोकर लगा अखिलेश यादव को कि नहीं, हम जो करने जा रहे थे हम गलतफहमी के शिकार थे। फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने बसपा के साथ एक्सपेरिमेंट करके लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफल नहीं रहे। फिर 2022 के चुनाव में उन्होंने एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में बैकडोर से अब जो है मुख्तार अंसारी के परिवार की भी एंट्री होती है। अफजाल अंसारी क्योंकि बसपा सांसद हैं, वो नहीं आ सकते थे, तो इन्होंने उस परिवार के जो एक शरीफ शख्सियत, एक थोड़ा सा उस तरह की है, सवादुल्ला साहब, उनको जो है पार्टी में शामिल कराया, उनके बेटे को शामिल कराया। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे को ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा के जरिए एंट्री कराया, और वो एंट्री करा के
समाजवादी पार्टी के टिकट लड़ाया। 2000 तो कबूल भाई बस थोड़ा सा एक बार टोक दो आपको कि आजकल मन्नू अंसारी अखिलेश यादव के साथ साए की तरह नजर आ रहा है। विधानसभा की जो तस्वीरें आई बाहर शेरवानी वगैरह पहने हुए, उसमें भी वो मैंने देखा कि शौकतुल्लाह अंसारी के बेटे उनके साथ साथ थे। बेशक बेशक, तो वो लगातार उस तरह की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में इन्होंने चुनाव जो है मुख्तार अंसारी को ना दे के लड़ा, और गाजीपुर में मऊ में खाता नहीं खुला समाजवादी पार्टी का, देख लीजिए। तो इनको लगा, और वहीं मुख्तार अंसारी जिसको किया, और वो उस वक्त मायावती ने उनको राजनीतिक जो है अपनी पनाह दी, हाँ राजनीतिक पनाह दी, और मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए जीते। उनके बेटे मुझे लगता है बहुत मामूली वोट से घोसी से हार गए थे। तो एक तरह से मुझे लगता है वहां पर उनको उन परिवार की ताकत का एहसास हुआ, जो गाजीपुर मऊ ये इलाका कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सफाया हो गई थी। तो और 2022 के चुनाव में जब ये परिवार आया, आने के बाद वो जो है सीधे तौर पे आया या बैकडोर से आया, और उसका असर खासतौर से 2022 के चुनाव में दिखा कि गाजीपुर मऊ दोनों जगह समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन अच्छे रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसी चीज है जो अखिलेश यादव को बदली है, और उन्हें उस परिवार के प्रति, उन लोगों के प्रति नजरिया भी बदला है। इसीलिए अब शिवपाल यादव खुलकर ये कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी और चीज यहां का बता दें कि अगर मान लिया अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी से आते हैं लड़ने, गाजीपुर की सियासत थोड़ी बड़ी अलग तरीके की है। आप तो अमीश भाई वहीं से आते हैं जी। यादव और मुस्लिम दो वोट मिलाकर करीब 35% होता है जी। इससे ज्यादा नहीं। वहां बहुत ज्यादा से ज्यादा 12 से 15% मुस्लिम वोट है जी। लेकिन वहां पे 20% के आसपास यादव वोट, 22%। वहां यादव वोट काफी बड़ी संख्या में है, वोट है, मुस्लिम कम है। इसीलिए आप देखेंगे जब अफजाल अंसारी जीते हैं, पहली बार वो जब जीतते हैं 2004 में, समाजवादी पार्टी जीतते हैं, उस वक्त की स्थिति अलग थी, उस तरह के समीकरण अलग थे। उसके बाद 2019 में 2014 में वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, 2009 में लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर 2014 में वो जाके बलिया से लड़ जाते हैं। 2019 में वो चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिन्हा वहां चुनाव हार जाते हैं, लेकिन मनोज सिन्हा 2014 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं जी। 2014 में उनको वोट मिलता है, मुझे लगता है 3 लाख कुछ वोट पाके वो वहां सांसद बन जाते हैं, 32,000 वोट से हार जाते हैं। लेकिन वहीं 2019 में वो 4 लाख वोट पाने के बाद, 4.5 लाख वोट पाने के बाद 1,10,000 वोटों से करीब जो है जो चुनाव हार जाते हैं, मतलब हार जाते हैं, और अफजाल अंसारी वहां से सांसद बन जाते हैं जी। मैं थोड़ा सा ले चलता हूं 2014 के चुनाव पे। 2014 का चुनाव जो है बहुत दिलचस्प हुआ था गाजीपुर का। समाजवादी पार्टी ने वहां से बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को चुनाव लड़ाया था, शिवकन्या कुशवाहा को। उस वक्त नया उनका बसपा छोड़ने का जख्म था, उसका क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उस वक्त जो है कैलाश यादव को चुनाव लड़ाया था। उस वक्त यादवों ने वहां सुकन्या को तो वोट दिया करीब 50 से 50%, लेकिन 50% वोट जो है वो कैलाश नाथ यादव को भी मिला। और उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर मुझे लगता है गाजीपुर का खासतौर से 2014 की परिकृष्ट पे पूरी उसी तरह की पटकथा लिखी जा रही। अफजाल अंसारी हो सकता है चुनाव लड़े, अगर वो हो सकता है, अगर उनको बसपा जिस तरह से बदलने की जो चर्चाएं हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उनको कैंडिडेट बनाएगी। लेकिन यादव और मुसलमान मिलकर गाजीपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। मैं आज कह रहा हूं गाजीपुर में चुनाव तभी हरा पाएंगे जब वहां ट्रैंगल फाइट होगी, और ट्रैंगल फाइट तब होगी जब वहां पे अति पिछड़े वोट अगर वो कहीं ना कहीं बसपा और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, तब मुझे लगता है नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां मनोज सिन्हा या किसी बड़े कद्दावर नेता को चुनाव लड़ाती है, तो मुझे लगता है कि वो चुनाव अलग तरीके का होगा। आज वहां पे समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, और मुझे लगता है उन 4 विधायकों के वजह से अगर वो सोचें कि उस तरह की प्रकृष्ट होगी तो वो नहीं होगा चुनाव में। ओम प्रकाश सिंह जिन वोटों के सहारे जीतते हैं, ठाकुर और मुसलमानों को वोट, उसमें मुसलमान वोट तो मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। एक चीज।
तो अब यहां से आप ये जान लीजिए कि वहां की चुनाव जो है अलग तरीके की होगा, और वहां पे चुनाव तभी जो जीता जा सकता है जब दलित, मुस्लिम, यादव तीनों एक साथ खड़े नजर आए। और ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि नहीं बनेगी, ऐसी स्थिति बन नहीं रही है। अगर ये देखा जाए कि 2022 के चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में वोट दे दिया था, तो वो चीज मुझे लगता है 2024 में नहीं दिखेगी। उसकी एक वजह यह है कि इस बार उनके पाले में ओम प्रकाश राजभर नहीं होंगे। जो राजभर समुदाय का वोट है उसमें से 5-10% तो हो सकता है 15% जो है अफजाल अंसारी या अंसारी परिवार अपने दम पे हासिल कर ले, लेकिन बड़ी संख्या में ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी खेमे में रहेंगे तो वो पूरा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलेगा। दूसरा वोट वहां लुनिया का चौहान वोट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दारा सिंह चौहान का फिर मन बदल रहा है, और दारा सिंह चौहान बहुत जल्दी हो सकता है पाला भी बदल। तो स्वामी प्रसाद जिनका जिनका लेके आए रहे हैं वो सब वापस जाते हैं फिर से एक बार। ठीक है, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो या है वो दारा सिंह चौहान हो, सबके मन जो है बदलने लगा है एक चीज। अब दूसरी बात आ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में 2014 में, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि अपने बुरे दौर में भी जीतती रही है, 1998 में जीती है, फिर उसके बाद भी 1999 में मनोज सिन्हा जी खुद जीते थे जी। तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती रही। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की अपना वहां पे आधार है, और भारतीय जनता पार्टी वहां के लिए खासतौर से गाजीपुर के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी जेपी नड्डा जी ने वहीं से शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस इलाके में फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए उस सीट पे बचाने का तमाम चीजें हैं। वहां पे जो कुशवाहा वोट है वो जरूर जो है 2014 में समाजवादी पार्टी को उसका वोट 50% 60% मिला था, लेकिन इस बार मिलेगा ये नहीं कह सकता हूं मैं। तो मुझे लगता है कि अफजाल अंसारी के आने से कोई ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी वहां बहुत बड़ा करिश्मा दोहरा देगी। उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो अति पिछड़ी जातियां आई थी या ओम प्रकाश राजभर के जरिए राजभर समुदाय का आया था, उसको साधने जब तक वो सब वोट नहीं होगा तब तक गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं है। बगल की सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद हैं, अब तो मनोज सिन्हा जी भी एलजी हैं, और मुझे तो जिस तरह से गाजीपुर के लोगों को सुगबुगाहट है कि मनोज सिन्हा मन बना रहे हैं 2024 के लिए, इसकी पर्याप्त सुगबुगाहट है। लेकिन कबूल भाई, मैं आपको रोकते हुए एक दर्शक का कमेंट आया है और इसे जोड़ते हुए कासिम, आपकी बात कंप्लीट हो गई ना? मैं ये कहना चाह रहा था कि मनोज सिन्हा जी अभी एलजी हैं, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो अपने समर्थकों को या अपने लोगों के लिए नहीं कर सके थे, वो एलजी बन के उन्होंने बहुत काम कर दिया है। और आजकल उनके लोग जो है, मैं जब वो रेल राज्य मंत्री थे तब उनके बहुत सारे समर्थक से मैं मिला करता था, तो हमसे शिकायत करते थे कि सिन्हा जी कुछ नहीं करते। लेकिन आज जब मिलते हैं तो आजकल वो फॉर्च्यूनर भी चलने लगे हैं, उनके चेहरे की रौनक भी बनने लगी है, और उनसे पूछो तो बता भी रहे हैं कि हम तो आजकल कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो उनके भी जो है बातें खिल गई हैं। तो मुझे लगता है कि उससे वो अपने समीकरण को दुरुस्त किया है। एलजी जो इतने दिन सांसद और केंद्रीय मंत्री बन के नहीं कर सके मनोज जी, वो एलजी बन के कर दिया है। मुझे लगता है उसका भी फायदा उन्हें हो सकता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं। उसमें एक टिप्पणी ये भी है, ऐड कर दूं, कि वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय में, इवन आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज भी वो मोहम्मदाबाद एक कार्यक्रम में थे। कासिम सर, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं, उससे पहले मैं एक दर्शक की टिप्पणी, वीरू दास हमें देख रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की है कि सपा के ऊपर जो टैग लगा है गुंडों वाली पार्टी का, यह बीजेपी भुनाएगी। अब मान लीजिए कि एक तो इस पर आपसे टिप्पणी लेंगे कि अंसारी परिवार जब आएगा तो ये टैग जो अखिलेश यादव कोशिश तमाम किया हटाने का, वो तो फिर से घूम फिर के उसी चौराहे पर खड़े नजर आएंगे जब अंसारी परिवार को लाएंगे। क्योंकि अंसारी परिवार घोषित, अगर अफजाल अंसारी को छोड़ भी दे तो घोषित रूप से वो पुलिस उनको माफिया कह रही है, उनके निर्माण को ढाया जा रहा है, उनके साथ जुड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है। इवन उनके परिवार की बहू तक जेल में है, जो गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से जेल में पति के साथ मिलने की आरोपी हैं। तो एक तो टैग इस पर आपकी क्या राय कि ये टैग अगर फिर से लगेगा समाजवादी पार्टी पर? और दूसरा, एक जो कबूल भाई बात कह रहे थे अफजाल अंसारी की सियासत को लेकर, अफजाल अंसारी की सियासत सर कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू हुई है गाजीपुर में, और वो जो आपने अपनी बात में एक बात कही थी कि अफजाल अंसारी को न केवल मुसलमानों के वोट ही नहीं बल्कि पिछड़ों के और दलितों के भी वोट मिलते रहते हैं।
तो क्या जब गाजीपुर में जो कबूल भाई समीकरण बोल रहे हैं, अगर कोई समीकरण उस तरह का बनता है तो क्या अफजल अंसारी कमजोर साबित हो जाएंगे बसपा के कैडर के सामने या फिर राजभर के कैडर के सामने? इसमें कोई शक नहीं। कबूल भाई की एक एक बात से मैं सहमत हूँ, एग्री कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी एक चीज इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि अफजल अंसारी को अब शिवपाल यादव ने कह दिया कि अब्बास क्या कहते हैं, अफजल अंसारी को भी आना चाहे तो आ जाए, भी आना चाहे तो, या उनको भी शामिल भी लफ्ज लगा हुआ है। तो क्या अफजल अंसारी ही तैयार है जाने के लिए समाजवादी पार्टी में? कासिम या अमीश भाई अगर यहाँ बैठे और कासिम जी उसमें अभी अखिलेश की प्रतिक्रिया भी बाकी है, मतलब अभी हम कयासों पे ही बात कर रहे हैं, मतलब ये भी एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ क्या अफजल अंसारी, मैंने अभी अर्ज किया कि 15 जनवरी को इस बार जो अभी 15 जनवरी गया है, इस 15 जनवरी को उन्होंने मायावती के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया, लेकिन मायावती से भी अगर वो लौटते हैं तब भी ये समीकरण जो कबूल भाई बता रहे हैं वो समीकरण काम नहीं करेगा। ये हो सकता है कि अफजल अंसारी आजमगढ़ शिफ्ट हो जाए, आजमगढ़ आ जाए और क्या कहते हैं वहां से जो है दारा सिंह चौहान लौट जाए, मिसाल के तौर एक बात कह रहा हूं। तो सियासत में एक तरफ से नहीं कि शिवपाल यादव ने बुला लिया और अफजल अंसारी भागे चले जाएंगे। अफजल अंसारी खुद भी कैलकुलेट करने वाले नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, सपा से भी रहे, कम्युनिस्ट से भी रहे, बसपा से भी रहे। उनको मालूम है कि कहाँ रहने में हमको फायदा है, कहाँ रहने में हमको नुकसान है। और वहां का जो समीकरण है सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों से नहीं जीता जा सकता, राजभर साथ में नहीं है। और बसपा से छूटने के बाद अगर वो जाते हैं और वहां से दारा सिंह चौहान पूर्व बसपा के सांसद रह चुके हैं, वो अगर आज चले आते हैं या लड़ने के लिए, या कोई और आ जाता है, या हाँ हरमोहन सिंह जो थे पूर्व में बसपा सपा के सांसद वो आ जाते हैं, या कोई भी XYZ, तो वैसे भी ट्रायंगुलर होने के बाद वैसे भी मनोज सिन्हा की गाड़ी और आसानी से निकल जाएगी। और जो बात अभी कबूल भाई ने कही है इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर में बड़ी संख्या में गाजीपुर और उसके आसपास के लोग जाके वहां पर वो कारोबार से लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है नीरज जी कि अब उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले खाली अब अफजल अंसारी नहीं, अंसारी परिवार में आप बताइए क्या अखिलेश यादव अफशा को कैंडिडेट बना सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर मायावती अगर अफशा को कैंडिडेट बना दे, अफजल अंसारी दूसरी सीट पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो अतीक की पत्नी को टिकट दे सकती हैं तो मुख्तार की पत्नी को भी दे सकती हैं। ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। और जो लेकिन कासिम सर एक टिप्पणी इसमें ऐड कर दूं तो फिर आप, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था और मुख्तार अंसारी पर एक्शन हो रहा था तो मायावती ने साफ पल्ला झाड़ लिया था उनसे। जी यही मैंने कहा। लेकिन मायावती घंटों में पल्ला झाड़ती है और घंटों में वो बात खत्म हो जाती है। मायावती क्या जो टिकट का तरीका है वो ऐसा है कि उसमें जब अतीक की पत्नी को टिकट मिल सकता है तो भी मुख्तार की पत्नी को भी मिल सकता है। इससे पहले भी मुख्तार को 2 बार टिकट बसपा ने दिया और 1 बार नहीं दिया। तो ये इस चीज बसपा जो है अनसर्टेन पार्टी है, मायावती अनसर्टेन नेता है, उनकी तरफ जो है वो सर्टेन कुछ नहीं है। वहां जो सर्टेन है अगर उस पर ये खड़े उतर रहे हैं तो इनका काम पूरा है। मैं एक बात कह रहा हूं, मतलब ये एक ऐसे ही चर्चा जैसे अफजाल के लिए चर्चा है कि सपा में जा सकते हैं, वैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर अफशान अंसारी बसपा से लड़ जाए तो ये, और या अफजाल अंसारी क्यों दौड़े हुए चले जाएंगे, वो अभी 2024 से पहले बहुत खूब टटोलेंगे। जिस तरह से देखिए कुछ परिवार की पृष्ठभूमि होती है, अफजाल अंसारी के परिवार की, अफजाल अंसारी की जो पृष्ठभूमि है, जैसा कि कबूल भाई ने बताया, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुलायम सिंह मौजूद रहे, उनको शामिल कराया गया और अखिलेश ने कहा हम नहीं लेंगे और जलील करके भेज दिया गया कि अफजाल अंसारी या मुख्तार अंसारी इसको भूल जाए। मुझे इस पर शंका है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। मैं चूंकि इस परिवार को जानता हूं, मुझे लगता है कि जो कबूल भाई कह रहे हैं मनोज सिन्हा के लिए इतनी आसानी से सपा में जाके अगर वो हरा लेंगे, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफजाल अंसारी का वहां लड़ना मनोज सिन्हा को और मजबूत करता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है मनोज सिन्हा को सूट करेगी। और ऐसे में ट्रायंगुलर चुनाव में गाजीपुर का चुनाव तो समाजवादी पार्टी के हाथ में तब आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो बसपा से लड़े और या सपा से लड़े। ऐसे में वो सीट शिफ्ट करते हुए मुझे दिखेंगे, और वो किस पार्टी में होगा ये तो भविष्य बताएगा। अमीश भाई, हालांकि हमारे एक दर्शक हैं गेम चेंजर, उनका हैंडल है ये भाई, हम वो कह रहे हैं और इस बार भी अंसारी जीत जाएगा, ये उनका अपना एक पक्ष है। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल वही है, अभी चूंकि ओम प्रकाश राजभर का नाम 2-3 बार आया,
हम सिर्फ एक अफजाल अंसारी की सीट की बात ना करें तो कबूल, आपको लगता है कबूल भाई कि अब तो ये लगभग लग रहा है, तय ही है कि राजभर और अखिलेश का साथ नहीं होने जा रहा है। तो ये पूरी जो पूर्वांचल की राजनीति है, जिसको विधानसभा चुनाव में राजभर के साथ एक बड़े अच्छे से साधा था अखिलेश यादव ने, तो वो अपने इन तमाम कदमों के ज़रिए, चाहे वो अंसारी परिवार को लेकर नरम रुख बनाना हो या फिर शेरवानी पहनकर जैसे वो आज गए, तो साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय को एक संदेश है कि भाई हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं। और सपा की तरफ से यही कहा गया कि हम तो आज़म खान के समर्थन में ये पहन कर आए हैं, बाकी 10 तरह की चीज़ें उसमें और भले ही रही हों। तो ये जो एक वैक्यूम उनका क्रिएट हुआ है राजभर के जाने से, वो उसे ये भर पाएंगे 2024 के चुनाव में? दरअसल पूर्वांचल की जो सियासत है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दरअसल पूर्वांचल की जो सियासत है वो पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह सियासत नहीं है कि वहां पे थोड़ा सा मुसलमानों की संख्या बड़ी संख्या में हो। मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन मुसलमान इतना है कि वो ऐसा नहीं है किसी सीट पे जिताने की क्षमता रखता हो, वो उसमें थोड़ा सा किंग मेकर की भूमिका अदा करता है। दो चीजें हैं, मैं थोड़ा सा इसको वर्गीकरण करके बताना चाहूंगा कि अगर पश्चिम वहां के जो 4-5 जातियां हैं पूर्वांचल की सियासत में, वो उस जो पूरी सियासत है उसकी धुरी बनी हुई। एक यादव मुस्लिम एक तरफ होता है, दूसरी तरफ ठाकुर ब्राह्मण भूमियार वैश्य एक तरफ होता है। अब तीसरी तरफ दलित अति पिछड़ी जातियां बसपा की वोट बैंक होती है। इसमें जो दो फिर बाद बसती हैं 3-4 जातियां, इसमें बसती हैं कुर्मी और क्या कहते हैं निषाद। ये जातियां ऐसी हैं इसमें जो अगर दो जातियां ये एक साथ जुड़ जाती हैं, मान लिया कुर्मी और निषाद अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है तो वो मजबूत हो जाती है, अगर वो जो है बसपा के साथ आ जाती है तो बसपा मजबूत हो जाती है, या मुस्लिम कुर्मी बसपा के साथ आ जाता है तो मजबूत हो जाती है, या मुस्लिम और निषाद बसपा के साथ आ जाती है तो मजबूत हो जाता है, या फिर जो इसमें राजभर निषाद और कुर्मी जो है सपा के साथ आ जाती है तो सपा मजबूत हो जाती है। तो ये इस तरह की बची हुई है। अब ओम प्रकाश राजभर के जाने से जो नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को, वो कहां कहां हो रहा है? बलिया, गाजीपुर, मऊ, बनारस और क्या कहते हैं चंदौली, जौनपुर, और इधर जो है थोड़ा श्रावस्ती और बहराइच की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पे राजभरों का वोट है। अब राजभरों में यह है कि राजभर में तो अलग अलग जातियों के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी बसपा में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने आप को अपने समाज के नेता के तौर पे स्थापित करने में काफी हद तक सफल हो चुके हैं। यह वो 2017 के चुनाव में दिखा हो या फिर 2022 के चुनाव में राजभर समुदाय। और जब भारतीय जनता पार्टी का खासतौर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि राजभर का वोट, और अगर राजभर भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े रहते हैं तो उसमें राजभर समुदाय का 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के पास उस वोट को भरने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा। अखिलेश यादव कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कहीं और मुझे दिख नहीं रही। खासतौर से पूर्वांचल में उन्होंने एक आध नेताओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन उसमें जब तक कुर्मी और निषाद दो जातियों के वोट अगर वो समाजवादी पार्टी नहीं जोड़ती है तो पूर्वांचल में यादव और मुसलमान के दम पे आजमगढ़ सीट हो सकता है वो जीत ले दोबारा से, लेकिन बाकी सीटों पे मुझे लगता है कि वो उस तरह का समीकरण नहीं दोहरा पाएंगे। थोड़ा सा खलीलाबाद, गोंडा, इस इलाके में जो इलाका है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी मुझे लगता है जब तक उनके साथ कुर्मी वोट नहीं आएगा वो वोट जो है उन इलाकों में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। वो अंबेडकर नगर में हो सकता है किसी ब्राह्मण चेहरों को आगे करके एक तरह से वो कर दें, लेकिन इतना भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे एक अपना कोई ट्रम्प कार्ड खेलेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें पूर्वांचल में हैं। पूर्वांचल में सपा से ज्यादा बसपा भी मजबूत रही है नीरज भाई। आज भी अगर देखें पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में जो सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को उसमें सिर्फ आजमगढ़ की सीट थी, जबकि गाजीपुर, लालगंज, जौनपुर और संत कबीर नगर एक सीट है या श्रावस्ती है, अंबेडकर नगर है,
ये सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने में सफल रही। बसपा का पूर्वांचल में आधार रहा है और पूर्वांचल में ही जो बसपा को एक सीट मिली है वो भी बलिया की सीट मिली है, वो भी पूर्वांचल से आती है। तो पूर्वांचल में बसपा का अपना आधार रहा है, उनकी प्रयोगशाला रही है। अभी भी आजमगढ़ में हमने उस चुनाव में देखा तो वहां 2 लाख के आसपास पार्टी जो है वोट पाने में सफल रही है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल में अभी प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल से हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी पूर्वांचल में थोड़ा सा अलग तरीके की है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल की इलेक्शन जो है वो कहीं समाजवादी पार्टी बिना अति पिछड़ी जातियों को साधे हुए ओम प्रकाश राजभर की न भरपाई कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती नजर आ जी। तो बसपा की बात की है कबूल अहमद ने, तो आज भी देखिए हम चाहे जो भी कह लें कि आधार है मायावती का या मायावती जो है वो पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आज भी मायावती ने ट्वीट किए बजट को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव शेरवानी पहनकर अपने विधायकों के साथ आए और उसी में सुर्खियां लूट कर ले गए। या फिर पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने हों, चाहे वो तमाम दूसरी चीज़ें, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो बाइपोलर इलेक्शन के इस ज़माने में मायावती बार बार पिछड़ती हुई, या अब भी आपको लगता है कि मायावती एक रणनीति पे काम कर रही हैं और वो हमेशा की तरह आखिरी मूवमेंट पे बाहर निकलेंगी और अपने पक्ष में माहौल को कर लेंगी? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मैंने अपने पहले इसमें कह दिया कि समाजवादी पार्टी के पास मौका है, समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी है, उनके पास 1/4 से ज्यादा विधायक हैं सदन में और उनके पास नेताओं की एक बड़ी फौज है। जैसा अभी कुबुल भाई कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के पास रामचंद्र राजभर भी थे, समाजवादी पार्टी के पास विधायक हैं, रामचंद्र राजभर पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के पास सुखदेव राजभर के बेटे पप्पू राजभर भी थे। तो अगर वो चाहते तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं, अभी कुर्मी की बात आ रही थी, पल्लवी पटेल थी, लालजी वर्मा थे, राम प्रसाद चौधरी थे, इतने कुर्मी विधायक भी जीत के आए थे समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव ने पता नहीं क्यों इन नेताओं का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, न राजभर नेताओं का, न कुर्मी नेताओं का। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष पहली बार ऐसा देखा गया कि जिसको पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला और पूरे प्रदेश में वो गए। 40 मंडल और लगभग 200 विधानसभाएं वो कर चुके हैं, जिसमें वो सेक्टर तक गए हैं। उनके प्रदेश के अध्यक्ष जो है विश्वनाथ पाल। तो लोग अंदर खाने ये चर्चा कर रहे हैं कि अभी विश्वनाथ पाल जा रहे हैं, सेक्टर पे बैठकें ले रहे हैं, सेक्टर पे बैठकें लेने के बाद मायावती के निकलने की तैयारी की रूपरेखा बना रहे हैं। लेकिन ये बात कहीं से भी निकल के नहीं आ रही। लेकिन जो अंदर खाने से बहुत क्षण के बाद निकल रही वो ये है कि विश्वनाथ पाल के जो प्रदेश के दौरे हैं वो मायावती के मंडल की समीक्षा या मंडल में संगठन के लिए निकलने की एक भूमिका के रूप में है। तो अगर ये ऐसा होता है तो अखिलेश यादव चाहे शेरवानी पहने या क्या कहते हैं उसको इस होर्डिंग लगवाएं, उसके बाद उतरवाएं और स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले बोलने के लिए कहें, उसके बाद खामोश करा दें। लेकिन मायावती अगर दौरा कर दें, जो हर आदमी यही कहता है कि अगर मायावती निकलती हैं तो उसके असरात होंगे। अब वो असरात कितने होंगे ये तो चुनावी गणित। देखिए, और टिकट किसी के कटते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा मायावती का होता है। वो कटे हुए टिकटार्थियों के लिए एक ऑप्शन होता है कि मायावती उनको लोग लेती हैं और मायावती को जो चाहिए वो उन कटे हुए टिकटार्थियों से उनको मिल जाता है। तो उस समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो जैसा कि कुल भाई कह रहे थे, पूर्वांचल में मायावती के पास ठीक ठाक जनाधार है और उस जनाधार में अगर जातीय गणित बैठालती हैं और उसमें कामयाबी हासिल करती हैं तो फिर वो बाइपोलर चुनाव नहीं होगा, फिर चुनाव जो होगा ट्रायंगुलर होगा। और अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होना बाकी है नीरज जी। अभी तो कांग्रेस के पत्ते नहीं खुले हैं, अभी राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ जाएगी कि उनके साथ रहेगी, ये सारी चीजें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर सीट वाइज सीट अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर बहुजन समाज पार्टी बहुत कम वोट से तब हारी थी जब यादव ने वहां ठाकुर कैंडिडेट थे, सोनू सिंह उनको टिकट वोट नहीं दिया था। तो सुल्तानपुर हो गया। आपके जो यहाँ की सीट है अम्बेडकर नगर बसपा जीती थी, उसके बाद बस्ती उनकी पहले की सीट जीती हुई है, खलीलाबाद उनकी जीती हुई है, श्रावस्ती में इस बार उनका सांसद है, आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी में रामकृष्ण यादव एक बार 2 बार अकबर अहमद डंकी वहां से एमपी रह चुके हैं। तो अगर मायावती पुरानी जैसे अखिलेश यादव नई सपा से अपनी सपा की तरफ लौटे, अगर मायावती काशीराम वाली मायावती की तरफ लौटती हैं जिसके इशारे मिलने लगे थे आजमगढ़ उपचुनाव के बाद, तब मायावती को आप फिर चुका हुआ नहीं मान सकते, तब मायावती फिर साबित हो सकती है। लेकिन क्या मायावती अखिलेश की तरह, जैसे अखिलेश पुरानी सपा में जा रहे हैं, क्या मायावती पुराने बसपा की ओर जो काशीराम की बसपा थी
और वो दिखाई नहीं दे रहा है। न सतीश चंद्र मिश्रा उसमें है, न तमाम लोग हैं, वो मुसलमानों के लिए पूरे दरवाजे खुले हुए हैं, तमाम मुस्लिम नेता संपर्क में है। और ऐसी भी खबरें अंदर अंदर चल रही हैं कि किसी दिन बड़ा धमाका हो सकता है। मार्च अप्रैल में एक बड़ी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी से बहुत से ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी में जिनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला था और जनाधार वाले थे, विधायक थे, सिटिंग उनके टिकट करते थे, ऐसे लोग बसपा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, बसपा में जा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव दिलचस्प होगा। और अति पिछड़ी जातियों में ओम प्रकाश राजभर ने जब हम लोगों के साथ, मेरे कुमार अभिषेक जी के साथ मैं था, तो जब एक इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपा में ले जाना पिछड़ों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, जेसीबी से चढ़ाना पड़ेगा ट्रैक्टर में, लेकिन बसपा में ले जाने के लिए खाली ट्रैक्टर खड़ा कर दो, अति पिछड़ी जातियां उसमें बैठ के चल देती हैं, क्योंकि वो अपने आप को बसपा के करीब पाती। अगर मायावती उधर जाती हुई दिखाई देती है, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसी सूचनाएं हैं कि मायावती अब निकलने की तैयारी कर रही, मंडल समीक्षा करेंगी, उसी के हिसाब से जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरे प्रदेश के 40 मंडल कर लिए हैं और विधानसभाओं के दौरे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। नीरज बुल भाई, इस बात पर एक सवाल है मेरा, जो आप टिप्पणी सवाल ले लेता हूं तो टिप्पणी भी आप। दरअसल नीरज भाई ने एक बात कही थी, मैं उसी पे थोड़ा सा आना चाह रहा था। नीरज भाई ने अपनी बात कही थी कि शेरवानी पहन के आज अखिलेश यादव विधानसभा गए जी। एक इसी से जुड़ा है कि वो दरअसल अखिलेश यादव जो है आजम खां के प्रति सहानुभूति दिखाने, आजम के प्रति अपने लगाव को दिखाने के लिए शेरवानी पहन के गए। उस शेरवानी पहनने में बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक भी आज बहुत थे। उसमें से एक विधायक भी थे जिनको 2019 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया था अखिलेश यादव ने, और वो प्रचार शुरू कर दिए थे, लेकिन आजम खान ने उनका टिकट कटवा दिया था। और सियासत आज ये है कि वो इतने नाराज हुए थे, उस वक्त वो रूठ के घर बैठे थे, लेकिन आज वो जो है शेरवानी पहन के आजम खान के नारे के जो है बुलंद करते नजर आ रहे थे। वो कानपुर, वो मुरादाबाद देहात से विधायक हैं, नासिर हैं। तो एक चीज यहाँ पे है। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव शेरवानी नहीं, अब टोपी भी लगा लें, और अगर ये सोचें कि आजम खां के नाम पे हम जाके पूर्वांचल में वोट हासिल कर लें, तो जब आजम खां मुराद में आजमगढ़ जाके वो समाजवादी पार्टी को, मुसलमानों को वोट नहीं दिला सके, और तो आप समझ सकते हैं कि आजम खां का पूर्वांचल में किस तरह का। आजम खां जब अपने दौर में भी थे, अपने पूरे उरूज पे थे, तब भी वो पूर्वांचल की सियासत में मुसलमानों के वोटों को इधर उधर नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है कुल भाई कि अंसारी परिवार उससे ज्यादा प्रभाव रखता होगा पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों पर। और दूसरी बात यह है कि वो रखता है, उसके अलावा भी पूर्वांचल में बड़े बड़े नेता रहे हैं जो कभी भी आजम खां को अपने पाले में खड़े नहीं होने देते थे। यही गोंडा बलरामपुर में जो है रिजवान जहीर हुआ करते थे, जो अपनी सियासत अपने दम पे किया करते थे। कभी वो आजम खां के, वो समाजवादी पार्टी से 3 बार सांसद रहे, लेकिन कभी वो आजम खां के सहारे अपनी सियासत नहीं किया, अपने दम पे। वकार शाह कबूल भाई, वकार शाह ने कभी आजम, जी वकार शाह, हम इसलिए बता रहे हैं कि पूर्वांचल में आजम खां का जो असर है रहा है वो रुहेलखंड में रहा है जी, बस रुहेलखंड के दायरे में सीमित रहे हैं। तो मुझे लगता है, और जब वो अपनी सीट पे अब जिस तरह का उनके दौर में है, जहां पे है, अब तो उनके सामने उन्हीं के रामपुर में लोग हथौड़ा लेके उन्हीं के पत्थर तोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका किस तरह का वो है, वो खत्म हो गया। मैं इससे एक अलग आपसे सवाल ले रहा हूं कबूल भाई, जो कासिम सर बोल रहे थे बसपा के मायावती की सक्रियता और बसपा के फिर फाइट में आने की बात को, तो एक बार मैं बात कर रहा था ऐसे ही शो में, CSSP के प्रोफेसर संजय कुमार साथ में बैठे थे। उन्होंने बकायदा आंकड़ा समझाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर फाइट जब होती है तो समाजवादी पार्टी के मुफीद साबित हो जाती है। एक फर्ज करें कि अगर बसपा सक्रिय, मायावती सक्रिय हो जाती है, बसपा फाइट में लौट जाती है, तो आखिर बसपा किसका वोट काट कर ले जाएगी? ये तो अखिलेश यादव के लिए मुफीद स्थिति बनेगी ना फिर, कि अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है उत्तर प्रदेश में। देखिए है, अगर अमीश भाई एक बात बताऊं आपको कि अगर वाकई मायावती सक्रिय होती हैं, अब जैसे कि कासिम भाई कह रहे हैं, हमें तो बहुत यकीन नहीं हो रहा है जो हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि अगर मायावती सक्रिय हो जाती हैं, निश्चित तौर पर अगर मायावती सक्रिय होती हैं तो उनके कैडर में, उनके आधार वोट बेस में एक उत्साह आएगी, ऊर्जा भरेगी, और वो सक्रियता जमीन पे दिखेगी। और खास तौर से जो वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है किसी तरह से छिड़क के चला गया है,
जो समाजवादी पार्टी से बसपा से वोट छिटका है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ कम आया है, भाजपा की तरफ ज्यादा गया है। खासतौर से जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो वोट है। अगर ट्रिंगल फाइट होती है तो ये हमेशा रहा है कि ट्रिंगल फाइट में कुछ जगह भाजपा को फायदा होगा, कुछ जगह समाजवादी पार्टी को होगा, कुछ जगह बसपा को भी होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर ट्रिंगल फाइट होती है तो 80 लोकसभा सीट जीतने का जो सपना है भाजपा का, उस पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और खास तौर से ये झटका पश्चिम उत्तर प्रदेश में ट्रिंगल फाइट में तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन पूर्वांचल में, अवध में, इन इलाकों में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान भी हो सकता है। और इसमें यह नहीं कि समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, उसमें जो है वो फायदा जो है वो बसपा को भी होगा। लेकिन ट्रिंगल फाइट मायावती के साथ में, किस तरह की ट्रिंगल फाइट मायावती चाहे अगर सक्रिय होती है, मायावती किसको जोड़ेंगी? दरअसल मुसलमान जब तक इसमें ट्रिंगल फाइट में नहीं आएगा तब तक मायावती की जीत का आधार नहीं। अगर वो अति पिछड़ी जातियां भी जोड़ लेती हैं सक्रिय होके, और उसमें से जब जो 80% या 85% मुसलमान समाजवादी पार्टी में चला गया है, वो वोट जो है जब तक नहीं टूटेगा तब तक वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। वो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे लूज कर जाएंगी, मुझे लगता है। इसलिए मायावती को सक्रिय तो होना ही है। अगर वो सक्रिय हो जाएं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा, और जितना सक्रिय होंगी उतना मुझे लगता है सक्रियता ही मायावती की वो समाजवादी पार्टी को भी कमजोर कर सकता है, ट्रिंगल फाइट नहीं। और अगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह का पूरे उत्तर प्रदेश क्या बल्कि देश में चुनाव हो रहा है, वो दो पक्ष का हो रहा है। या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हो सकता है या जिताने के लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की ढुलमुल विचारधारा है उसको भी बड़ा झटका लगेगा। जैसे 2 कदम अखिलेश यादव चले रामचरितमानस पे और 2.5 कदम अब पीछे खींचते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें, जो वोट खासतौर से इसका जो फायदा हो सकता था अमीश भाई, वो पूर्वांचल में हो सकता था। वो पूर्वांचल में जिस तरह का फायदा हो सकता था, मुझे लगता है वो उसमें अब थोड़ा सा कसमकस की स्थिति बन गई है। क्योंकि शिवपाल का ये कहना कि निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य कहा गया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं कि बाज आ नहीं रहे हैं। अब वो अपने ही स्टैंड पे कायम हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं हम 2 कदम। लेकिन अगर एक बात अभी कासिम भाई ने शुरू में कही थी कि समाजवादी पार्टी बसपा के जो 10 सांसद है उसमें से 8 सांसद ऐसे हैं जो हो सकता है पाला बदल के दूसरे से लड़ जाएं। लेकिन अगर उन्हीं 8 से पूछो जो पाला बदलने चक्कर में हैं, वो 2 बात कहते हैं। उनकी पहली चुनाव लड़ने की प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी। वो कहते हैं कि अगर बसपा टिकट देके हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बसपा पैसा ना ले। एक चीज खुलेआम हम बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सपा में जाऊंगा फ्री में टिकट मिल जाएगा, यहाँ 5 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। अब कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, वो बता सकते हैं भैया कहाँ से है। लेकिन वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। उसमें तमाम सांसदों की बात है कि जिसकी बात है मैं है, जिनका भी नाम कासिम भाई ने लिया, मैं तो नहीं। उसमें तो एक सांसद हमसे कह रहे थे कि मैं तब तक बसपा नहीं छोड़ूंगा जब तक मायावती हमारा टिकट नहीं काट देंगी, तब मैं वो ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी मुझे दोनों हाथों से लेने के तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़के वो नहीं जीत पाएंगे, और बसपा से लड़के उनको यकीन है कि बसपा से लड़के टक्कर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक स्थिति है, वो चाहे अफजाल अंसारी की हो या कुंवर दानिश की हो। कुंवर दानिश का भी कोई ऐसा नहीं कि अमरोहा में बहुत बड़ा आधार रहा है जाके, वो पहली बार चुनाव लड़े, वो वक्त और नजाकत थी कि चुनाव जीत गए। फजलुर रहमान है, वो भी कभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े राजनीतिक रूप से आए थे, वहां के समीकरण बने जीत गए। ये तमाम जो मुस्लिम जीते थे बसपा से तीनों, ये तीनों तभी जीत सकते हैं जब स्थितियां उनके अनुकूल हो। और इसमें अगर मुझे लगता है जो पैसे देने वाली अफजाल अंसारी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, फजलुर रहमान भी दे सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनके पास संसद बनने के बाद, चाहे वो दानिश हो या फजलुर रहमान, उनके पास एक पॉलिटिकल ऑप्शन खुला है। लेकिन इनके सामने एक पॉलिटिकल चुनौती भी खड़ी हुई है। जैसे अब फजलुर रहमान है, उनके सामने इमरान मसूद आ गए हैं। अगर इमरान मसूद मेयर का चुनाव जिताने में सफल रहते हैं तो हो सकता है लोकसभा में उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाए। अगर वो मेयर चुनाव अपने निकाल नहीं पाते, पिछली बार जितना बसपा वोट पाई थी अगर उतना भी नहीं ला पाते हैं, तो मुझे लगता है कि बसपा वहां दोबारा से फजलुर रहमान पे सोच सकती है, क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं और वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, लगातार वो अपने क्षेत्र में हर रोज सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि मायावती इस चीज को भी देखेंगे, अगर जीतना है तो मुझे लगता है वो भी हो सकता है। लेकिन
मुसलमानों का जो अभी बड़ा वोटर है उसका जो मिजाज है वो बहुत कशमकश में है। जो अंबेडकर खासतौर से बहुजन की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही थी, अचानक जो है अब फिर से वो पुरानी समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। तो मुझे लगता है ये जो रवैया है वो बहुत कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है। वो यादवों को भी बेचैन कर रहा है, अति पिछड़ी जातियों को बेचैन कर रहा है, और मुसलमान तो विकल्पहीन है, तो वो बेचारा कसमकस में ही पड़ा है। चलो जो भी होगा वो किसी को भी दे देगा। अब यकीन मानो की स्थिति हो गई है कि वो ये सोच रहा है कि क्या करें करें, चलो जो लड़ेगा उसको दे देंगे। और हो सकता है जो करे तो इसी बात पर मैं कासिम सर से राय निराशा है, और जो 2019 में जो वोटिंग पैटर्न मुसलमानों के बूथों पे दिखा था वो 2024 के चुनाव में नहीं दिखेगा। उतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर नहीं निकलेगा, ये भी है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी निराशा है, उसका लगातार ये कि हम वोट दे रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि जो 2022 में जिस उत्साह के साथ उनको लगा था कि हम जीत लेंगे, हरा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, वो मंसूबे कामयाब नहीं हुए। पहला झटका 2019 में लगा और 2022 में उससे बड़ा झटका लगा। अब मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों का जो मिजाज है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। हाँ, ये है कि वो आज भी उसकी विकल्प के रूप में पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। बसपा का सक्रिय ना होना, मायावती का सक्रिय ना होना, अपना एजेंडा क्लियर ना करना, कशमकश की स्थिति में रहना, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना, कभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध करना, मुझे लगता है ये सब स्टैंड को बहुत क्लियर करना होगा। मायावती के अलावा अब बसपा को कोई नहीं, और मायावती तभी बचा पाएंगी जब मायावती जमीन पर उतरेंगी। लगातार 1 साल अब चुनाव का है, 12 महीने, 16 महीने, 13 महीने जो चुनाव के बचे हैं, और इन 13 महीनों में अगर मायावती रोज सक्रिय नहीं रहेंगी तो बसपा फिर से 2014 की स्थिति में हो तो कोई अचंभा नहीं। जी कासिम सर, एक त्वरित टिप्पणी आपके इस पर ले लेते हैं। जो कबूल भाई ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा कि मायावती की सक्रियता और ट्रायंगल फाइट में तभी तब्दील होगी जब मुस्लिम वोटों को तोड़ पाएंगी। लेकिन जब अखिलेश यादव शेरवानी पहन लेंगे, भगवा के बनिस्पत, एक तरफ भगवा है और एक तरफ शेरवानी खड़ा करेंगे, वो योगी पर भगवा का अटैक करेंगे, रामचरितमानस जैसे विवाद, रामचरितमानस की चौपाई जैसे विवाद को हवा देंगे, और कभी कभी अपने विधायकों की, मुस्लिम विधायकों की, आजम खान की बात भी कर लेंगे, तो आखिर मुसलमान मायावती की तरफ टूटेगा कैसे? वो तो कबूल भाई ये भी तो कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता मुसलमान सपा को ही दे रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अखिलेश यादव के सामने भी तो ये एक संकट की स्थिति है ही ना, कि तमाम चीज करने के बावजूद 2024 में जब वो लड़ेंगे तो उनका मुकाबला 50% वाली पार्टी से होगा। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो ये समझ लिए कि आज जब से ये शेरवानी पहनी है, अभी 3 ही 4-5 घंटे हुए, 4-5 घंटे में पूरे प्रदेश के मुसलमानों में जितने लोगों से बात हुई, सबने पहले तो ये कहा कि शेरवानी को मुसलमानों की पोशाक बता दिया गया। नंबर 1, शेरवानी मुसलमानों की पोशाक नहीं है। पंडित नेहरू पहनते थे, मोतीलाल नेहरू पहनते थे, शंकर दयाल शर्मा पहनते थे, फिराक गोरखपुरी पहनते थे, रघुपत साहब। हमने भी अपनी शादी में शेरवानी पहनी है। आपने शादी में पहनी, देवीलाल पहनते थे। तो ये शेरवानी मुसलमानों की पोशाक नहीं थी। जिसके लिए की दिखाया है आजम खान, वही नहीं पहनते थे। सबसे बड़ी बात शेरवानी का, कासिम साहब, शेरवानी का काफिया बिरयानी से मिलता है ना, शायद इसलिए लोगों ने काफिया वाली बात। और देखिए नीरज जी, आपने काफिया छेड़ दिया। काफिया अगर आप आज के उनके शेर का देखिएगा तो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव बजट पेश करने जा रहे हैं, पेश करें शेरवानी में। तो मतलब कुछ आप म्यूट हो गए हैं कासिम सर। मुसलमानों की पोशाक नहीं है शेरवानी। ना अरब से आई है, ना ईरान से आई है, ना लेबनान से आई है, ना फिलिस्तीन से आई है। शेरवानी प्योर हिंदुस्तान की पोशाक है। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो भारत था, जो भारत अखंड भारत था, ये वहां की पोशाक है। तो ये पहली चीज। और हमको अगर कोई फोटो आप दिखा पाएंगे, क्या कहते हैं, सिर्फ अलीगढ़ के जो स्थापना दिवस है उसके अलावा आजम खान की, तो वो जरूर दिखाइएगा कि आजम खान ने शेरवानी कब पहनी थी। कुर्ता, शेरवानी इस देश की एलीट क्लास का ड्रेस रही है। एग्जैक्टली, मैं आपसे सहमत हूँ। और उस एलीट क्लास में देवीलाल जी भी हैं। देवीलाल जी भी शेरवानी पहनी एलीट क्लास में, शादी में इसीलिए पहनी जाती है कि उस दिन हमें एलीट दिखना होता है, एलीट दिखना। तो ये है। और तो शेरवानी को अगर मुसलमान से जोड़ा जा रहा है तो देखिए, कभी आप फरसा लेते हैं, सिंबॉलिक,
उसके बाद आप दूर पर ऋचा और उनको पार्टी से निकाल देते हैं सिंबॉलिक, उसके बाद आप शेरवानी पहन लेते हैं, उसके बाद फिर टोपी आप जो है वही सपा वाली लगा के रखते हैं। ये अखिलेश यादव जैसी जितनी चीजें आपने गिनाई, स्वयं प्रसाद मौर्य को आगे करते हैं, फिर उनको पीछे कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि मत करो, लेकिन जैसा कपूर भाई कह रहे थे वो बंबई पहुंचते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, तो अखिलेश के मकान की बात करने लगते हैं, कालिदास केटी मार्ग को धुलवाया गया था। देखिए ये सच है कि अखिलेश यादव से मायूस है, निराश है वोटर, और निराश के बाद अब हताश हो चुका है। एक बार मैंने यूपी तक पे एक बात कही थी कि हताशा जो है इंसान को वहां तक ले जाती है कि इंसान खुदकुशी तक कर लेता है। हताशा में ही खुदकुशी करता है, निराशा में नहीं करता। और अखिलेश यादव से अब वो हताश हो चुका है, तो अगर उसे कोई सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तब तो वो अमृत पिएगा, वरना वो खुदकुशी कर लेगा, घर से कम निकलेगा, वोट कम डालेगा। बल्कि ये भी समझ लीजिएगा पिछली बार 5% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इसलिए हो सकता है तो 7, 8, 9% भी दे दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के मुंह बंद करने को कहा है, कम बोलने को कहा है, टिप्पणियां न करने को कहा है, पसमानदा के नाम पे तमाम तरह की बातें की जा रही। तो ये अखिलेश यादव का तो मैंने नीरज जी से भी कहा था, आज इस शो को भी फिर रिकॉर्ड कीजिएगा। अखिलेश यादव को मैं 24 का प्लेट नहीं मानता, वो शेरवानी टोपी मतलब नहीं है। कैलकुलेशन, इक्वेशन, समीकरण, जातीय जो वो है, गणित है, वो उनके पक्ष में नहीं है। मायावती जब बर्बाद होकर लौटती है तो 13% पाती है, अखिलेश जब सबको मिला लेते हैं तब जाके वो 34-32% पे पहुंचते हैं। ये अंतर। और मायावती मतलब जब घर से नहीं निकलती, घर में सोया करती हैं, कोई समीकरण नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई इक्वेशन नहीं होता, वो किताब का वजन होता है और हाथी दबता हुआ चला जाता है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, मैं कभी भी नीरज जी मतलब उस तरह की बातें नहीं करता हूँ जिसमें कोई मतलब जिसका मेरे पास कुछ ना कुछ थोड़ा सा इनपुट ना हो। तो मैं ये इनपुट मेरे पास है कि मायावती ये जो क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष के दौरे हो रहे हैं पूरे प्रदेश के, सारे मंडल में वो कर चुके हैं, विधानसभाओं में सेक्टर तक प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं और 200 आदमी, 80 आदमी, 100 आदमी की मीटिंगें कर रहे हैं। ये मायावती के दौरों की तैयारी है, और वो दौरे मार्च में भी हो सकते हैं, अप्रैल में भी हो सकते हैं, लेकिन मायावती के दौरे हैं और इन पे कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नीरज जी बिल्कुल। तो हमने तमाम पहलुओं पर बात की। ने अफजाल अंसारी के सवाल पर दरवाजे खुले होने की बात कहकर सियासी गलियारों में बहुत सी चर्चाओं को जन्म दे दिया। वैसे अभी हम शेरवानी की बात कर रहे थे तो हमारे एक दर्शक हैं एस कुमार, उन्होंने कहा है कि बीजेपी शेरवानी को जिन्ना से जोड़ देगी, आप देखिएगा। तो खैर हमने YouTube पर दोस्तों आपसे सवाल पूछा था, तो क्योंकि हमारी बातचीत की जो मूल विषय था वो अफजाल अंसारी को लेकर दिया गया शिवपाल यादव का बयान था, तो हमने ये पूछा था कि क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में अंसारी की वापसी करवा पाएंगे। जो दर्शक देर से जुड़े हैं मैं उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2016-17 में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी में मिलाने के बाद ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में वो दुराव, वो जंग शुरू हुई थी जिसने दोनों को अलग कर दिया था। अब दोनों साथ आए हैं और शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी को लेकर एक सकारात्मक बयान दिया है। तो सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव अफजाल अंसारी की वापसी करवा पाएंगे। तो भाई हमें देखने वाले दर्शकों में 87% दर्शकों का कहना है कि हाँ, जिस तरीके से चाचा भतीजे की जुगलबंदी दिखाई दे रही है ये वापसी अंसारी की हो जाएगी। खैर हमने 1 घंटे की इस चर्चा में न सिर्फ अफजाल अंसारी, न सिर्फ मुस्लिम वर्सेस अखिलेश यादव, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। दोस्तों यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद आप इसे फिर से देखिएगा। अगर आप देर से जुड़े हैं, आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की बिग पिक्चर यहाँ देखने को, सुनने को मिलेगी। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कबूल अहमद, अमीश राय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।